सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस अभी चेंज हुआ है, तो जो हमारे 2 से 3 टॉपिक नए जुड़े हैं उसमें यह एक टॉपिक है वाक्य का स्वरूप। तो ये यूपी बोर्ड में पहली बार हमारा टॉपिक ऐड हुआ है और ये 1 नंबर में MCQs टाइप में पूछा जाना है। तो 1 नंबर का ही हमारा टॉपिक है। आज किस क्लास में हम इसे 10 मिनट में अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं ताकि आपका 1 नंबर भी मिस ना हो। तो आइए देखते हैं अपना वाक्य का स्वरूप बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो वाक्य सार्थक शब्द या शब्दों की वह वैज्ञानिक क्रमबद्धता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया वैज्ञानिक क्रमबद्धता, यानी कि ऐसी एक सीरीज है, शब्द या शब्दों की ऐसी एक सीरीज है जिसमें किसी भाव या विचार की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है। यानी कोई भाव, कोई फीलिंग हो या कोई विचार हो, उसकी पूर्णता से यानी पूरी तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा। तो वाक्य सार्थक यानी जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ हो उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। शब्दों की वह वैज्ञानिक क्रमबद्धता है जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शीला अध्यापिका है। शीला क्या है? अध्यापिका। शीला अध्यापिका है, ये एक प्रकार का वाक्य है क्योंकि जो इसमें है ये हमारा शीला अध्यापिका है। इस वाक्य में शीला के एक भाव या विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त किया गया है। तो अभिव्यक्त कैसे किया गया है? शीला के बारे में हमें पता चला कि वह क्या है? एक अध्यापिका है। तो शीला के बारे में पता चलेगा कि क्या है? वह एक अध्यापिका। तो ये अभिव्यक्ति हुई एक हमारे सामने कि क्या है? शीला एक अध्यापिका है। तो इसलिए क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। इस वाक्य समूह में से एक भाव प्रकट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक भाव प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कि वह एक अध्यापिका है। सिंपल, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वाक्य की परिभाषा तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब जो है अब से हमारा ये टॉपिक ऐसे 1 नंबर में, पर ये जो जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाक्य को 2 घटकों में बांटा गया है या वाक्य के 2 घटक होते हैं। अब घटक शब्द से क्या यहाँ से हमारा अभिव्यक्ति है। तो घटक शब्द जो होता है वो पार्ट्स समझ सकते हैं। पार्ट्स यानी किसी वाक्य के कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो जो हमारा वाक्य है उसके मुख्य 2 घटक हैं। नंबर 1 है उद्देश्य और नंबर 2 है विधेय। तो उद्देश्य विधेय, सबसे पहले उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य से आपको पता चल रहा है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब जो हमारा उद्देश्य है उसके बारे में हमें कुछ कहा गया, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी उद्देश्य के बारे में हमें जो कुछ कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विधेय। तो उद्देश्य के बारे में आपको डीप से थोड़ा समझा देता हूँ। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे शीला अध्यापिका है, तो शीला के बारे में हमें कुछ कहा जा रहा है कि क्या है? वे अध्यापिका है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है? शीला के बारे में कहा जा रहा है। तो शीला क्या हो गया? हमारा उद्देश्य। नंबर 2 विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? सारा विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हमें कहा जाए क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे शीला अध्यापिका है, तो शीला के बारे में क्या कहा गया? कि वह क्या है? एक अध्यापिका है। तो इसके बारे में कह दे कि वह एक अध्यापिका है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा ये अध्यापिका है, ये हमारा हो जाएगा विधेय।
ऐसे ही सेम मैंने अपने नोट्स में लिखा है, जैसे शीला अध्यापिका है में इस वाक्य में शीला उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा गया है, और अध्यापिका है विधेय है क्योंकि बताया गया है कि वह अध्यापिका है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसे मैंने अपने नोट्स में दिया है, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी। अभी आगे इसके 2-3 टॉपिक और बचे हैं। अब हमें इसके वाक्य के भेद पढ़ने हैं, और ये जो है भेद वाला जो टॉपिक है ये इस टॉपिक का 80% सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा भेद, क्योंकि भेद से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं, भेद को देख लेते हैं पहले। तो जो हमारे वाक्य के भेद है या जो इसके काइंड्स है, सामान्यतः 2 आधारों पर वाक्य के भेद किए गए जाते हैं। 2 आधारों पर हमारे जो वाक्य है उसके भेद किए जाते हैं। नंबर 1, रचना के आधार पर। किसी वाक्य की संरचना के आधार पर हम वाक्य के भेद कर देते हैं, रचना के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हम क्या कर देते हैं, वाक्य के भेद कर देते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो वन करके दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य जो हमारे होते हैं उसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उन्हें क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य। नंबर 2 पर आ जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 और 2 से अधिक भी वाक्य हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अवयव, यहाँ से एक वर्ड आ चुका है हमारा समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव से मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा एक वाक्य है, मेरे जाने के बाद वह बहुत रोने लगा। मेरे जाने के बाद, ठीक है जी। तो बाद यहाँ पर एक वर्ड आया, तो बाद लगाकर मैंने 2 सेंटेंसों को जोड़ दिया, तो क्या कहलाए, समुच्चय बोधक अवयव। इसमें और ETC बहुत सारे शब्द जो आते हैं हमारे समुच्चय बोधक अवयव में आ जाते हैं। अब इसका 3rd पार्ट देख लेते हैं, जो कि है हमारा मिश्र वाक्य। अब अगला टॉपिक है हमारा मिश्र वाक्य। अब आपको मिश्र वाक्य पढ़कर ही आपको पता लग रहा हो कि मिश्रित वाक्य हो गए। और मिश्रित क्या होता है, 2, 2, 4 अनकाउंटेबल सेंटेंस जोड़कर जब हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं या एक वाक्य बनाते हैं बहुत सारे सेंटेंसों को जोड़कर, क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। वाक्य एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य, यानी बहुत सारे वाक्यों को जोड़कर जब हम वाक्य बनाते हैं कैसा कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। और अब जो हमारे जो भेद है ये तो हमने पढ़े अभी, रचना के आधार पर भेद। अब पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद थे 3 प्रकार के थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और जो अब्जा हमारे अर्थ के आधार पर है वे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। आइए एक एक कर इन्हें पढ़ लेते हैं पहले। अर्थ के अनुसार वाक्यों के निम्न भेद होते हैं।
तो जो हमारा अर्थ है उसके अनुसार वाक्य के जो हमने भेद किए हुए 8 प्रकार में किए हैं। नंबर 1 विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य होते हैं। विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। अब ये जो हमारा टॉपिक है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किसी बात के होने का बोध कराने वाले वाक्य। किसी बात, कोई बात का बोध कराते हैं वे वाक्य कहलाते हैं विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं, जो किसी बात के होने का बोध कराते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं, यहाँ पर हमें बोध हो रहा है कि आकाश में बादल छाए हैं। अब बादल छा गए आकाश में, ये हमें बोध हो चुका है, तो इसलिए कैसे कहलाएंगे हमारे आकाश में बादल छाए किस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे? विधिवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेध या नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसे नकारात्मक शब्द से आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों में नहीं, मत आदि शब्द आते हैं वे कैसे कहलाते हैं? नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं या निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे परीक्षा में चोरी मत करो, यहाँ शोर मत करो, ये काम मत करो, अन्य etc एग्जाम्पल बहुत सारे वाक्य जिसमें भी नहीं, मत आदि या मना करने वाले वाक्य आते हैं वे कैसे कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। तो जो हमारा वाक्य आज्ञा, अनुरोध, आदेश वाले वाक्य, तो जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध या आदेश वाले वाक्य जो होते हैं हमारे कैसे कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा, जिस भी वाक्य में आज्ञा, आदेश वाली फीलिंग उत्पन्न होती हो वे कैसे कहलाते हैं? हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मन गाओ, सॉरी ये एग्जाम्पल गलत है। यहाँ आइए, ये इसका एक एग्जाम्पल है। या मुझे पानी दो, इसमें भी आज्ञा का बोध होता है, तो ये कैसे कहलाएंगे? हमारे आज्ञावाचक वाक्य। तो आई होप ये आज्ञावाचक भी आपका क्लियर हुआ होगा। नंबर 4 पर आते हैं पर्सनवाचक वाक्य। तो पर्सन का नाम सुनकर आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक पहले कि जिन वाक्यों में पर्सन किए गए, या इसका सबसे बड़ा जो है ये पर्सनवाचक चिन्ह जिस भी वाक्य के पीछे लगा होता है कैसे कहलाता है? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सन किए जाने वाले वाक्य कैसे कहलाते हैं? पर्सनवाचक वाक्य। जैसे कि कर रहे हो, गलत लिखा है, सॉरी, पर आपको समझ में आ गया होगा। जिस भी वाक्य के अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगा होता है वे कैसे कहलाते हैं? पर्सनवाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4 विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय यानी किसी प्रकार की फीलिंग, हर्ष, दुख, घृणा का बोध कराने वाले वाक्य। किसी प्रकार की बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, एग्जाम्पल etc अनदर एनी, किसी भी प्रकार के विस्मय का बोध जो वाक्य कराते हैं, विस्मय का बोध जो वाक्य कराते हैं कैसे कहलाते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आह फूल कितने सुंदर है। शौक, जिस भी सेंटेंस में एक प्रकार का शौक लगता है, आह, एक मतलब अंदर से एक अलग ही फीलिंग निकलना। फूल कितने सुंदर है। काश आपने मेरी बात पर ध्यान दिया होता। काश आपने मेरी बात पर ध्यान दिया होता। काश, हे ईश्वर यह आपने क्या कर दिया। इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं।
यानी विश्व में फीलिंग का जिसमें हमें पता चलता है, जैसे दुख, हर्ष, घृणा आदि। ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। और जिसमें भी ये वाला चिन्ह आपको दिख जाएगा हर वाक्य में, वे कैसे कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा इच्छात्मक वाक्य जो हमारे होते हैं। इच्छात्मक वाक्य इच्छा के अनुसार जो हमारे इच्छात्मक वाक्य होते हैं वह इच्छात्मक वाक्य इच्छा शुभकामना वाले वाक्य होते हैं। इच्छा और शुभकामना वाले वाक्य होते हैं। जैसे ईश्वर आपको समृद्धि दे या सद्बुद्धि दे। इसमें हम एक इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपकी यात्रा मंगल हो, या किसी को ब्लेसिंग्स देना कैसे कहलाते हैं? इच्छा करती है हमारी कि इच्छा ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। वह किस प्रकार के वाक्य हैं? हमारे इच्छात्मक वाक्य होते हैं। आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में संदेह होता है। संदेह यानी एक प्रकार की फीलिंग होती है कि वो काम घट रहा होगा। जैसे बच्ची रो रही होगी, मुझे लगा कि बच्ची रो रही होगी। ये कैसा है? संदेह हुआ, संदेहवाचक वाक्य है। नंबर 3 संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी शर्त या संकेत का अनुभव होता है वे कैसे वाक्य कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। संकेत है यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ये संकेत है। इस प्रकार के वाक्य को क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। तो आपके 8 के 8 ये वाक्य के जो प्रकार होते हैं आपके डेफिनेटली वीडियो को देखकर लगता है पक्के हो चुके होंगे। अगर आप वीडियो पूरे फोकस से देखते हैं तो ये इतना हार्ड टॉपिक है नहीं, बस आपको अपना फोकस क्रिएट करना होगा। एक बार देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले जो था अपना वाक्य पढ़ा था। जो हमारा वाक्य था वे उसके 2 पार्ट हो गए हमारे। एक था उद्देश्य और दूसरा था विधेय। ठीक है जी, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। ये तो हमारे जो इसके पाठ के घटक थे। अब देख लेते हैं आगे। जो हमारे वाक्य थे, वाक्य के भेद हमने किस किस आधार पर पढ़े थे? हमने 2 आधारों पर पढ़े थे। एक तो अर्थ के आधार पर और एक दूसरा पढ़े थे हमने रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जितने वाक्य थे वे मैंने ये लिख दिए। अर्थ के आधार पर विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ये हमारे 8 वाक्य है, ये आपको याद करने होंगे। और जो रचना के आधार पर थे वे हमारे नंबर 1 पर सरल वाक्य था। नंबर 2 पर हमारा कैसा था? संयुक्त वाक्य था। और नंबर 3 पर कैसा था? हमारा मिश्र वाक्य था। तो हमारे 3 प्रकार के जो अपने वाक्य हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे कि अभी कुछ दिनों बाद हम इस पर लाइव स्ट्रीम में आपको क्लासेस देंगे और आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसे नेक्स्ट लेवल का करने का प्रयास है, जिससे कि आप अपने बोर्ड में हिंदी में एग्ज़ाम में 90+ नंबर ला सकें। और आपके सारे सेशन अब हम लाइव स्टार्ट कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इसलिए आपका हमें सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।